जनपद में बुधवार को लालगंज और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी के चारों प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। सभी ने जमकर शक्ति प्रदर्शन भी किया है। चुनाव में ऐसा कम ही होता है कि बड़े दल एक साथ ही एक दिन नामांकन के लिए उतर जाएं, वह भी मौका जब लोकसभा चुनाव का हो। बुधवार को लालगंज और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी के चारों प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। सभी ने जमकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। उधर पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हुए थे। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को नामांकन का घमासान रहा। टिकट की घोषणा में हुए विलंब और दलों की रणनीति का इफ्तिकाफ हुआ। कुछ ऐसा बैठा है कि भाजपा व सपा एक ही दिन नामांकन करने पहुंचे। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर नामांकन के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव नामांकन करने पहुंचे। वहीं लालगंज लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीलम सोनकर व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दरोगा प्रसाद सरोज ने नामांकन करने पहुंचे। सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ ही नामांकन करने जिला मुख्यालय आए थे। सभी दलों के रणनीतिकारों ने इस मौके को शक्ति प्रदर्शन के लिए मुफीद बनाया। पार्टियों के इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान होने वाली गहमागहमी को सकुशल पार कराना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण रहा। और कुछ क्या कहा प्रत्याशियों ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। आज लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में आजमगढ़ लालगंज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया और जिस प्रकार का माहौल है, वातावरण है, जो जीरो नीचे से रिपोर्ट आ रही है, पूरा देश मोदी में है, राम में है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश की महान जनता और आजमगढ़ और लालगंज की महान जनता उसे निश्चित रूप से पूरा करेगी। सर 19 में कसर रह गई थी, आजमगढ़ की दोनों सीट जो है गठबंधन के खाते में। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। एक विचारधारा से जुड़ के बहुत बड़ी संख्या में लोग इस राजनीतिक दल को ताकत के रूप में स्थापित करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में परिणाम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। हम लोग लगातार सारे विषयों पर अपनी समीक्षा करते हैं। जो कारण चुनावों में जो अनुभव आते हैं उन अनुभवों को शेयर करते हैं। जहां परिणाम अनुकूल आए हैं उनकी भी हमने समीक्षा की है। जहां परिणाम प्रतिकूल आए हैं, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 16 सीटें नहीं जीत पाई, आजमगढ़, लेकिन बाद में उस चुनाव में हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ हम लड़े और आजमगढ़ की रामपुर की महान जनता ने बाई इलेक्शन में हमें आशीर्वाद दिया। और हमारा जो कमिटमेंट है, संकल्प, हमारा जो एजेंडा है, हम उस एजेंडे के आधार पर हमारी सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल चलने वाली सरकार का जो भी रिपोर्ट कार्ड, हमारा लेखा जोखा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार 2017 में बनी है, उसके बाद 7 वर्षों का जो भी काम हमने किए उन कामों को लेकर हम पूरे देश में, प्रदेश में जनता के बीच में हमारा एक कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किए महान जनता को बताया। लगातार मतदान प्रतिशत गिरता जा रहा है। समाज विपक्षी दलों की जो गतिविधि हैं, आप पहले चरण से उत्तर प्रदेश में देखेंगे, मुझे देश की जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कोई गतिविधि कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में नहीं दिखती। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने एजेंडे को लेकर सक्रिय हैं। तो इस प्रश्न का जवाब विपक्षी दलों को देना चाहिए कि उन्होंने कितने लोगों से संपर्क करके मतदान करने का आग्रह किया, उनकी क्या उपस्थिति रही है, उनके कितने सार्वजनिक कार्यक्रम हुए हैं, कितने उनके रोड शो हुए हैं, कितने लोगों से उन्होंने संपर्क किया। तो विपक्ष की जो अनुपस्थिति है उसके कारण मतदान कम हो। सर धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से हैं और 5 और टिकट जो है समाजवादी पार्टी ने परिवार को ही दिया है, तो क्या कहेंगे सर? अब ये तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को, सब लोग उस विषय में विचार करना चाहिए कि इतना बड़ा समूह, समाज का नेतृत्व करने वाला समूह, केवल एक परिवार के लोग ही नेतृत्व कर सकते हैं, तो विचार उन्हें करना चाहिए। बाकी लोग और योग्य हैं या नहीं हैं, वो लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, तो जवाब इसका मंथन समाज के लोगों को करना चाहिए। नामांकन दाखिल करने पर क्या कहना था? आईडी नीचे करो। सदैव नेताजी
क्योंकि आजमगढ़ की आज जो समाजवादी थाती है उन्होंने खून पसीने से पकड़ आज आजमगढ़ की पार्टी ने ऐसा बीज बोया है कि हमारे 10 के 10 साथी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं और आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद लेके हम दोनों ही साथी हैं, सदर से मुझे और लालगंज से आदरणीय दरोगा सरोज जी को आजमगढ़ की जनता जरूर दिल्ली तक पहुँचाएगी। इस मौके पर मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मौका दिया आदरणीय दरोगा भाई को यहाँ से चुनाव लड़ने का, जनता की सेवा में आने का। साथ ही साथ मैं इस मौके पर अपने सभी सम्मानित पार्टी के नेताओं का, विधायकों का, संगठन के अध्यक्ष जी का, जमाली साहब का, सभी सम्मानित जितने भी हमारे आजमगढ़ के राजनीतिक साथी हैं, उन सभी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इच्छा जाहिर की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये फैसला करवाया कि मुझे आजमगढ़ में आने का मौका दिया। किन मुद्दों को लेकर किन मुद्दों को लेकर अध्यक्ष आए थे, उनका कहना था कि सहकारी परिवार ही समाजवादी है। परिवार अभी उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस मौके पर आजमगढ़ के जनमानस को विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ भेजा है, आजमगढ़ के हमारे राजनीतिक साथियों ने मुझे यहाँ मांगा है, मैं आजमगढ़ के जनमानस की तरक्की, विकास, खुशहाली, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान और आजमगढ़ का जो राजनीतिक तेवर देश की राजनीति में रहा है, उस तेवर को हमेशा कायम रखने का हर संभव प्रयास करूँगा। सर भूपेश चौधरी के बयान पे क्या कहेंगे? अभी तो जाइए, इनके बयानों की क्या चिंता करनी, फिर बयान ही बयान दे रहे हैं, बयानों के अलावा इन पर कुछ बचा नहीं। सर पराजवल रवन्ना को लेकर क्या कहना है? हारेंगे अखिलेश जी, वहाँ से हारेंगे कन्नौज से, तब इनको यादों की कदर होगी। देखिए, वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। वो 19 के लोकसभा के चुनाव में ब्रह्मा जी को भी चुनौती दे रहे थे। वो बेरोजगारी घटाने के नए नए फार्मूले भी बता रहे थे। वो अपने गुरु के सामने जो आज सबके माध्यम से वीडियो मुझे देखने का मौका मिला, उसमें भी कुछ आश्वस्त कर रहे थे। और वो जो गुरु के सामने सच कह रहे थे या निर्वाचन अधिकारी के सामने सच कह रहे थे, आज वो मौका है। उनका एफिडेविट आप लोग जरूर चेक कर लेना, मैंने तो भी नहीं किया। धर्मेंद्र जी, पराजवल रवन्ना को लेकर क्या कहना है? धर्मेंद्र जी, आप रहेंगे नहीं, ताला बंद रहेगा। पराजवल रवन्ना को लेकर क्या कहना है? पराजवल रवन्ना जो शख्स आवाज जो आपने लिया है, कह रहे हैं कि वो ताला बंद रहेगा। मैंने आपसे कहा कि ये नेताजी के बनाए हुए रिश्ते हैं और उन रिश्तों की बुनियाद पर मुझे भी आज मौका पार्टी ने दिया। मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस क्षेत्र की जनता की हर संभव सेवा करने में, विकास में, तरक्की में, सुख में, दुख में, जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी, इस क्षेत्र के लोग मुझे अपने बीच पाएंगे। और इस बात का मैं आज जवाब दूँ, कौन सच मानेगा, कौन झूठ बोलेगा, कौन क्या बात समझेगा, मैं इस बात पे नहीं जाता हूँ। मैं अपने काम से ये चीज़ों का एहसास कराऊंगा और आप सब में से अगर किसी के संपर्क बदायूं के लोगों के साथ हो तो वहाँ पे आप संपर्क करिएगा, पूछिएगा, जानकारी लीजिएगा मेरे बारे में। मैनपुरी में अगर आपके संपर्क हो वहाँ पूछिएगा, इलाहाबाद में अगर संपर्क हो आपके वहाँ पूछिएगा। इसलिए हम लोगों को नेताजी ने जनता के प्रति सेवा भाव, जनता के प्रति अपनापन, जनता के प्रति जज्बात के साथ राजनीति करना सिखाया है और उसी रास्ते पर हम लोग चले। धर्मेंद्र जी, पराजवल रवन्ना को लेकर क्या कहना है? मुकाबला नहीं है, बस हमारा मुकाबला आप तीसरे नंबर पे। सेक्स स्कैंडल पर पकड़ा गया, इसको लेकर क्या कहना है? मुकाबला इस बार जनता किसी से नहीं, जनता एक तरफा इस बार दे रही है और आजमगढ़ तो समाजवादियों का पहले से घट रहा है। जहां समाजवादी पार्टी गठन के बाद अब तक लोकसभा चुनाव नहीं भी जीत पाई पश्चिम की कुछ सीटों पर, वो सीटें भी इस बार समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत के आ रही है। और जब तक आजमगढ़ का ये छठे चरण का चुनाव आएगा, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव और हमारे इंडिया गठबंधन के लिए आंधी होगी जब तक यहाँ की वोट की जरूरत वोट पड़ेंगे। पराजवल रवन्ना को लेकर धर्मेंद्र जी, पराजवल रवन्ना के सेक्स स्कैंडल पकड़ा गया। देखना है कि मतदान प्रतिशत हो रहा है और कम इसलिए हो रहा है, झूठ का गुब्बारा कब तक फुलाओगे? 2 करोड़ रोजगार के वादे करने के बाद जहां आपको 20 करोड़ रोजगारों का हिसाब देना चाहिए था, क्या हिसाब दिया? महंगाई कम करने का दावा करने वालों को क्या हिसाब नहीं देना चाहिए था, क्या किया? स्विस बैंक के पैसे के बारे में मेरे मीडिया के साथियों आज बीजेपी के लोगों से आप पूछते ही नहीं हो। किसानों की आमदनी के दूने के बारे में आप सवाल करो और उसका जवाब लो बीजेपी को।
तो जब आप देखोगे कि जनता को लगातार झूठ बोला है तो स्वाभाविक है लोग निराश हैं और ये निराशा बीजेपी का सफाया करेगी। पुलिस भर्ती को क्या करना है? पुलिस भर्ती को क्या करना अब अफवाहें नहीं है, ये शब्द आप वापस लेंगे। अब अफवाहें नहीं है। वैक्सीन कंपनी के ने माननीय न्यायालय में जो बात कही है उसको अफवाह नहीं कह सकते। और इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो उस समय भी कहा था, तब देश के अधिकांश लोग उनके ऊपर हमला कर रहे थे। ये आज इस मौके पर मैं समझता हूँ देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिनकी दूरदर्शी थी कि भाजपाई वैक्सीन है। अगर भाजपाई वैक्सीन न होती, जबरदस्ती जहाँ वैक्सीन लगवाई जल्दबाजी में, वहीं उन कंपनियों से चंदा भी उठाया। ये कोरोना के प्रति सीरियस नहीं थे, ये चंदे के लिए सीरियस थे। तभी देश के ऊपर पूरे कंपल्सन करके ऐसी वैक्सीन लगवाई जिससे आज हमारे नौजवान 18, 20, 22 साल तक के नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है। और इसके लिए पूरी तरह से कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। धर्मेंद्र जी एक बहुत बड़ा मामला जो पराजवर रवन्ना का है। देखिए, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ये बीजेपी के लोग जो स्वच्छता की बात करते हैं उनसे बात करिए जाके। पुलिस भर्ती को लेकर क्या कहना है? पुलिस भर्ती से हमारे नौजवान निराश हैं, हताश हैं। 60 लाख नौजवान जिस परीक्षा में बैठे हों वो परीक्षा का पेपर लीक करके निरस्त कर दी जाती हो। आप कल्पना कीजिए उन 60 लाख नौजवानों की स्थिति आज क्या होगी, उनके परिजनों के बीच कितनी निराशा होगी। और वो 60 लाख नौजवान और उनके परिवार मिलके बीजेपी को जवाब देंगे इस चुनाव के माध्यम से। नामांकन दाखिल किया है, क्या कहेंगे? जीत की क्या गारंटी है? मोदी की गारंटी की बात। जीत की गारंटी यही है कि आजमगढ़ की जनता ने देखा है कि हम लोग 19 में हारे थे तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहे थे, हम लोग 22 में जीते तो भी आजमगढ़ रह के काम किए। बस यही गारंटी है कि जीतने के बाद भी हम आजमगढ़ रहते हैं, हारने के बाद भी आजमगढ़ रहते हैं। ये जनता को पता है और जनता जानती है कि जब मोदी जी की सरकार बन रही है तो सरकार के साथ ही आजमगढ़ जाएगा। और जैसे 1.5 सालों में विकास की गंगा बही है आजमगढ़ में, इसको रुकने नहीं देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए फिर से यहाँ पे कमल खिलाएंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है जमाली हमारे साथ है तो उनको जीत की कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ जमाली है पर बसपा नहीं है। अगर वो एक गलतफहमी में जी रहे हैं तो बहुत उनको मुबारक है कि उनके साथ सिर्फ जमाली गए हैं, बहुजन समाज पार्टी थोड़े चली गई है। लेकिन हमारे साथ तो ओम प्रकाश राजभर जी भी आए और उनकी पूरी पार्टी आ गई है। तो जीतने के लिए हम लोग काफी हैं। उनका जो है वो तो मैदान से ही बाहर है, वो लड़ाई से ही बाहर है। अगर थोड़ा टक्कर देंगी तो वो जो बसपा के प्रत्याशी हैं, महिला भी हैं और मुस्लिम समाज से भी हैं, तो टक्कर उन्हीं से है। बाकी ये तो मैदान से बाहर है। ये बिल्कुल बाहर हैं। उसका कारण ये है, आप लोग मिलिएगा तो पूछिएगा कि 22 में चुनाव लड़ने के बाद कई दिन आजमगढ़ रहे हैं, तो जवाब मिलेगा कि एक भी दिन। पूछिएगा कि आजमगढ़ के लिए क्या किया है, तो जवाब मिलेगा कुछ भी नहीं। तो जो आदमी यहाँ आजमगढ़ आता ही नहीं है, आजमगढ़ को देखता ही नहीं है, तो आजमगढ़ उसको कैसे अपनाएगी? तो आवास भी ले लिया आजमगढ़ में। वो आवास खाली रहेगा, उसमें ताला बंद रहेगा। जैसे उनके कार्यालय में ताला बंद रहता है, हम लोगों का कार्यालय 12 महीने चलता है, चाहे हम जीते चाहे हारे, हम यहाँ रह के काम करते हैं। वो सिर्फ चुनाव में यहाँ कार्यालय खोलते हैं, बाकी समय कार्यालय में ताला लटका रहता है। सैफई परिवार से 5 लोग हैं उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ समेत 5 जगह पे हैं। तो सभी यादव सिर्फ वही है। यादव यही कह रहे हैं कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हारेंगे, कन्नौज से अखिलेश यादव हारेंगे, तो इनको देश में और यादव दिखने लगेंगे। जब तक ये हारेंगे नहीं तब तक इनको देश में यादव दिखेंगे नहीं। तो ये यादव लोग भी कह रहे हैं, मैं तो जा रहा हूं जनता के बीच में, तो इस बार बुरी तरह से ये दोनों लोग हार रहे हैं। कितना समर्थन मिल रहा है आपको यादवों का? मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जिन गाँवों में पहले सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग थे, वहाँ आधा लोग हमारे साथ आ गए हैं, वो कार्यक्रम करा रहे हैं, वो मिल रहे हैं, चाहे वो पूर्व प्रधान है और बाकी लोग हैं। तो काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है यादवों का और इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नेक्स्ट टर्म में आपका क्या प्लान है, क्या क्या कराने का? मुझे सबसे पहले तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाना है। उसके बाद महायोजना लागू हो गई है। महायोजना के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था। अब महायोजना लागू होने के बाद आजमगढ़ का जो विकास है वो आप देखेंगे कि जैसे गोरखपुर का है, जैसे बनारस का है, उस तर्ज पे यहाँ पे विकास होगा। ठीक, धन्यवाद। हाँ। अच्छा, हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। बहुत बहुत मैंने अपने नेता, स्वर्गीय नेता
को नमन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। ऐसे मौके पर जब देश विषम परिस्थिति में हो, उन्होंने आजमगढ़ के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। कुछ समय के लिए टूट गया था यहाँ के कार्यकर्ताओं का दिल कि अपने महबूब नेता को हम नहीं जिता पाए, चाहे बेईमानी हुई, चाहे जो भी बीजेपी सरकार में। लेकिन आज आजमगढ़ की जनता मन बना लिया है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं लबालब कर दूं का भी दिल खुश हो जाए। लालगंज की सीट पर क्या रणनीति है? मैं बता दूं कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ, पूर्वांचल की भी बात बता रहा हूँ। ये चुनाव हम कैंडिडेट, हम जैसे हम लोग नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। न आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं चुनाव, न दरोगा सरोज लड़ रहे हैं, और कोई समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं। चुनाव तो यहाँ की जनता लड़ रही है, हर वर्ग के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, हर वर्ग के लोग, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, माइनॉरिटी हो, सारा गांव, गरीब किसान इस समय भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए और बेईमान सरकार को फिर दिल्ली से उतारने के लिए झूठ बोलने वाले को इस बार जो है किनारे दिखाए। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, ये सब सारी चीज, भ्रष्टाचार से लेकर के भी कोरोना की बात आप कर रहे थे, वैक्सीन की बात कर रहे थे। साहब पूछ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने नहीं कहा है, ये जनता कह रही है कि वैक्सीन का ये असर है। 20 साल का, 22 साल का, 24 का लड़का वैक्सीन घोटाला दवा नहीं कर पा रहा है और तब तक दम उसकी उखड़ जा रही है। ये है, ठीक ये है। 19 से और 24 में क्या बदला है? कोई रणनीति नहीं है। जैसा हमारे शीर्ष नेतृत्व का है कहना कि सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को लेकर चलना है, हम लोग उसी के तहत कार्य कर रहे हैं। ना ही कोई धर्म, ना कोई जाति, ना किसी का भेदभाव, सारे लोग अपने हैं, सबके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हमारा गढ़ है, दोनों सीटें हम जीतेंगे, क्या कहेंगे? अब ये कहने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है।